हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी वीडियो क्लास 10th चैप्टर 1 के 4th पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं जर्मनी पे। तो फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब लोग यूनिफाई क्यों करना चाहते थे। इतने टाइम से जर्मनी, ब्रिटेन, इटली ये सब अलग अलग थे, लेकिन अब ये लोग यूनिफाई क्यों करना चाहते हैं। तो यूनिफाई करने का बहुत बड़ा कारण है कि उस टाइम पर लोगों ने नेशनलिज्म को जैसा वो पहले एसोसिएट करते थे 1848 के टाइम पर, जैसा पहले एसोसिएट करते थे, उसके बाद चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। अब चेंज कैसे हुई वो देखते हैं। तो अब नेशनलिज्म का मतलब ये था कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर है, अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को दिखाना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, तो आपको नेशनलिज्म करना पड़ेगा। तो लोग अब इस चीज़ से एसोसिएट करने लगे थे। जहाँ पर पहले लोग कैसे एसोसिएट करते थे, पहले लोग एसोसिएट करते थे रिपब्लिक से, डेमोक्रेसी से और रेवोल्यूशन से, लेकिन अब उसको नेगेटिव साइड में देखा जा रहा था। तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए कौन आगे आया? जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए आगे आए द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जर्मनी यूनिफाई चाहिए। तो यूनिफाई करने के लिए अब राजा खुद थोड़ी जाएगा। उन्होंने अपना एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जिनका नाम था ऑटो वैन बिस्मार्क। और ये ऑटो वैन बिस्मार्क जो थे ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कनिंग भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है जनाब, आपको चाहिए तो एक काम करते हैं, मैं आपको करवा के दे दूंगा। इन्होंने फिर प्रिपरेशंस करनी चालू की, अपनी आर्मी इकट्ठा करी। आर्मी इकट्ठा करने के साथ जितने भी बड़े लैंड ओनर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस किए, उनको अपना दोस्त बनाया, उनसे चीज़ें वगैरह ली, ब्यूरोक्रेट्स से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ली और चले गए लड़ाई पे। अब लड़ाई पे ये क्यों जाएंगे? जितनी भी जर्मन स्पीकिंग कॉलोनीज थी वो एक जगह पे नहीं थी, वो अलग अलग जगह थी। फॉर एग्जांपल फ्रांस में जर्मन स्पीकिंग कॉलोनीज थी, फ्रांस के साथ साथ ऑस्ट्रिया में जर्मन स्पीकिंग कॉलोनीज थी और डेनमार्क में जर्मन स्पीकिंग कॉलोनीज थी। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल तक लड़ाई चली और इन तीनों को हरा दिया। इन तीनों को हराने के बाद जितनी भी जर्मन कॉलोनीज हैं उनको एक साथ लाए और जर्मनी बना दिया। जर्मनी बनाने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर प्रोक्लेमेशन सेरेमनी रखी। प्रोक्लेमेशन सेरेमनी क्या होता है, जो भी मतलब राजा होता है उसको वहां का राज्य अभिषेक कराने के लिए जो सेरेमनी होती है उसे हम प्रोक्लेमेशन सेरेमनी बोलते हैं। तो प्रोक्लेमेशन सेरेमनी हुई जनवरी 1871 में, और वो भी हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर, जो कहाँ था, वर्सलीस में। वो फ्रांस के अंदर था क्योंकि अब फ्रांस को भी कॉन्कर कर दिया था। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन सेरेमनी रखी गई। ये साइड में आपको फोटो दिख रही है, ये प्रोक्लेमेशन सेरेमनी की ही है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट बोला जाता है, कि उनकी वजह से ही जर्मनी जो है वो एक साथ आया। तो इतना सा था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब हम चलते हैं अगले यानी इटली के यूनिफिकेशन पर। तो मिड 19th सेंचुरी के टाइम पर इटली जो है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था। अनलाइक जर्मनी जो 3 हिस्सों में बटा था, इटली जो है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था, जिनमें से एक एक करके हम हर जगह की बात करते हैं। पहली जगह थी सर्डिनिया पाइंटमॉन्ट। अब ये जो जगह थी ये स्पेशल इसीलिए थी क्योंकि यहाँ का जो किंग था वो भी इटालियन भाषा बोलता था और जो प्रजा थी वो भी इटालियन भाषा बोलती थी। उसके साथ साथ सेंटर के अंदर पोप रूल करते थे, लेकिन वहां पे भी कुछ कुछ एरियाज के अंदर इटालियन बोली जाती थी। सदर्न साइड में बर्बन फैमिली राज करती थी, वहां भी कुछ कुछ इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। नॉर्दर्न साइड में ऑस्ट्रो हैंसबर्ग एम्पायर था, वहां पे भी कुछ कुछ इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। सो एक ही जगह थी जहां का राजा भी और वहां की प्रजा भी इटालियन स्पीकिंग थी। तो इन्होंने ये सोचा कि यार चलो मैं ही कर देता हूँ यूनिफाई, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं ही पूरे तरीके से इटालियन स्पीकिंग लोगों को चला रहा हूँ। सो इन्होंने सोचा मैं ही यूनिफाई कर देता हूँ। सो सर्डिनिया पाइंटमॉन्ट के किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल II, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी थे, जैसे जर्मनी के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने ये सारा आर्किटेक्ट वाला काम किया था, वैसे ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम था केवोर। लेकिन ये जो जगह थी सर्डिनिया पाइडिमॉन्ट, यहाँ की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। तो जो भी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सोचा कि यार हम है ना किसी लोकल लीडर को ढूंढते हैं। सो गारिबॉल्डी नाम का एक
लोकल लीडर सामने आया, क्योंकि इतने सारे जगह पर अब हमला करना था, इतनी छोटी आर्मी से तो होने नहीं वाला था, टोटल 6 जगह पे हमला करना था। सो इनके बारे में स्पेशलिटी क्या थी कि इनके पास 30,000 फार्मर्स की एक आर्मी थी। तो इन्हें चुना गया, इन्हें अपने साथ मिला लिया गया और इन्हें कह दिया गया कि तुम एक काम करो, तुम मेरी हेल्प कर दो और साथ में तुम्हें कुछ ना कुछ हम मतलब प्राइस के तौर पे दे देंगे जब हम यूनिफाई हो जाएंगे। तो ये मान गया भाई गारिबाल्डी कि ठीक है, तुम ले लो मेरे 30,000 फार्मर्स और कर लो अपना युद्ध। इनकी एक स्पेशलिटी थी कि ये जो 30,000 फार्मर्स की फौज थी, इनके ग्रुप का नाम था रेड शर्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी आप देख लेना। और फिर बहुत लंबे टाइम तक वॉर वगैरह हुई और वॉर वगैरह होकर 1861 के अंदर इटली को आजादी मिल गई। तो बहुत लंबी लड़ाई हुई और 1861 में ही इटली को आजादी मिल गई। इसके 10 साल बाद जर्मनी को आजादी मिली थी, इटली को बहुत पहले मिल गई थी। अब हम आगे चलते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पर। लेकिन हम यही केस को स्ट्रेंज क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो कोई भी आपने इससे पहले देखा, जर्मनी देखी, इटली देखी, तो वो कुछ सालों में उनकी यूनिफिकेशन हो गई। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ब्रिटेन की बात करें तो उनकी यूनिफिकेशन कई सदियों तक चली। और इसके अलावा दूसरा रीजन ये था कि हमने अभी जर्मनी इटली में देखा तो वहां पे मोनार्क हैं, वो करा रहे हैं जितनी भी यूनिफिकेशन है। लेकिन हम दूसरी तरफ यहाँ देखें तो जितनी भी गवर्नमेंट है वो करा रही है यूनिफिकेशन। तो ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से इसे हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं। अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन एक तरीके का आर्कीपिलेजो है। आर्कीपिलेजो का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप होना। तो 4 आइलैंड्स का ग्रुप था ये ब्रिटेन, और हर आइलैंड के ऊपर अलग अलग भाषा बोली जाती थी। कहीं पे इंग्लिश बोली जाती थी तो कहीं पे आयरिश बोली जाती थी, कहीं पे वेलिश बोली जाती थी, कहीं पे स्कॉटिश बोली जाती थी। ये सब लोग अलग अलग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, जो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते चले गए। इतने बड़े हो गए कि वो मोनार्की के अंडर थे, तो उन्होंने मोनार्की से भी अपनी स्ट्रिंग्स को कट कर लिया और 1688 में कहा कि एक काम करो, देखो हम अपना काम करेंगे, हम तुम्हें बता देंगे हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बार बार ना हमारे ऊपर मत बैठो। तो ये चीजें हुई और इस तरीके से इंग्लिश पार्लियामेंट बड़ा होता चला गया। तो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट इतना बढ़ता जा रहा था, उन्होंने ही सोचा कि हम क्या है, सभी पूरे ब्रिटेन को एक साथ कर देते हैं, यूनिफाई कर देते हैं। तो इस चीज के लिए सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट यानी इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड के पास गया और उन्होंने वहां पे लगाया द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ और हम साथ मिलके पार्लियामेंट बना लेते हैं और साथ मिलके यूनिफाई हो जाते हैं, जो भी तुम्हें सहूलियत वगैरह मिलेंगी, और जब यूनिफाई हो जाएगा तो 50-50 कर लेंगे। तो स्कॉटलैंड बोला यार इंग्लैंड तो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो मेरा फायदा ही है, मैं इससे मिला लेता हूँ हाथ मिलाने के बाद जब लोग यूनिफाई हुए तो स्कॉटलैंड को बिल्कुल ही हटा दिया गया, उनको लात मार दी गई है। स्कॉटलैंड का क्या किया, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उन्हें बोलने से मना कर दिया, जितने भी एथनिक कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो सब हटा दी गई। और पार्लियामेंट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ स्कॉटलैंड के लोग देखें और नंबर ऑफ इंग्लैंड के लोग देखें तो वो भी प्रोपोर्शन में नहीं थे। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने यहाँ बाजी मार ली। और अब हम आगे चलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर 2 तरीके के ग्रुप रहते थे। पहला ग्रुप था जो मेजॉरिटी में था और दूसरा माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी में थे क्रिश्चियंस के अंदर कैथोलिक्स, और माइनॉरिटी में वहाँ पे क्रिश्चियंस के अंदर प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। पूरा का पूरा देश क्रिश्चियन से ही भरा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड गया, जाने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम यूनिफाई करने में हेल्प करा दो और बाद में तुम्हें भी वही पर्क्स वगैरह मिलेंगे जो चीज़ सेम टू सेम की गई थी ऊपर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है यार, करा दो हमारी हेल्प। और हेल्प कराने के बाद बहुत सारे दंगे होने स्टार्ट हुए, बहुत सारे लोग मरे। जैसे एक नाम दे रखा है यहाँ पे वुल्फ टॉम का, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो मर गए। और इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड को भी हथियाने में सफल हो गया। सफल होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि ये सब होगा, तुम्हें पर्क्स मिलेंगे, लेकिन अब इस तरीके से दोनों को कब्जा कर कर इंग्लैंड ने क्या किया, सब कुछ मर्ज कर दिया और बना दिया द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। अब प्रॉमिस तो लोगों को बहुत कुछ किया गया था, लेकिन चाहे वहाँ की लैंग्वेज हो, वहाँ का फ्लैग हो, वहाँ का नेशनल एंथम हो, सब कुछ इंग्लैंड के हिसाब से था।
तो देखा जाए इस तरीके से लोगों को टोपी पहनाई जा रही थी। तो ऐसे ब्रिटेन जो है वो भी यूनिफाई हो गया। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रेजेंट किया गया। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो टर्म है एलिगोरी। एलिगोरी आपके पेपर में जरूर आ सकती है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो एलिगोरी के लिए आप ये समझ सकते हैं, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो, या फिर प्यार हो, या लिबर्टी जैसी चीजें हों, जो एक तरीके से फीलिंग है वो प्रेजेंट नहीं की जाती, जब उसको हम एक पर्सन के फॉर्म में या किसी चीज के फॉर्म में दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिगोरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर भारत माता, तो हम भारत माता एक फीमेल फिगर की तरह देखते हैं ना पूरे भारत को, वैसे ही अलग अलग देशों में इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हैं उनके लिए अलग अलग एलिगोरी यूज की गई। ऐसे ही हम एक एलिगोरी अब देखते हैं। तो फ्रांस की एलिगोरी का नाम था क्रिश्चियन मेरियन। अब ये मेरियन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन नाम है फ्रांस के अंदर, तो इसीलिए इस नाम को चुना गया। अब ये जो फिगर है इनके अंदर आपको अलग अलग तरीके की चीजें दिखेंगी, हर चीज कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। एक एक करके हम बात करते हैं। तो मेरियन के हाथ में या फिर उसके सर पर आपको लाल टोपी दिखेगी। तो ये जो लाल टोपी थी ये सिग्निफाई करती थी लिबर्टी को। उसके अलावा आपको इनके हाथ में फ्लैग भी दिखेगा, ट्राई कलर फ्लैग। ये वही फ्लैग है जो नेशनल असेंबली में बनाया गया था। और इसके साथ साथ आपको कोकेड भी देखने को मिलेगा। अब कोकेड क्या होता है, एक ब्रोच टाइप का होता है, या तो उसे आप बालों में लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे शर्ट वगैरह पे या कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्रांस को लेकर, उन सभी को दर्शाने के लिए इनका यूज किया जाता था, इस फिगर का यूज किया जाता था, जिनका नाम था क्रिश्चियन मेरियन। अब मेरियन की पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, चाहे वो नोट हो या फिर आप कोई भी नोटिस बोर्ड के कोने पे देखते हैं वहां पर, या फिर हर जगह पर स्टैचूज बनते थे, वहां पे सब जगह मेरियन की चीजें होती थी। अब क्योंकि जब भी लोग इन्हें देखते थे तो नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, ये सारी चीजें उनके दिमाग में रहती थी। उसके साथ साथ ऐसी ही सेम एल्गोरी थी, वो थी जर्मनी के पास, जिनका नाम था जर्मेनिया। तो इससे पहले ये एल्गोरी आपने कहाँ देखी है, आप जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाली बात हुई थी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, वहां पे भी इस तरीके की एल्गोरी थी। वहां पे भी जब लोग बैठे हुए थे इलेक्शन के टाइम पर, तो वहां पे भी पीछे बहुत बड़ी ये फोटो डाल रखी थी। और उस टाइम पर यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टाइम पर जर्मेनिया को जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, और बाद में वही जर्मेनिया को बहुत ज्यादा वीक भी शो किया गया था, क्योंकि मोनार्क्स ने ये अपराइजिंग को रोक दिया था। तो उस टाइम पर जर्मेनिया को बहुत ही वीक दिखाया गया था, ऐसे लेटी हुई दिखाया गया था। नीचे फोटो भी होगी, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये है, ये फॉलन जर्मेनिया क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि पर्शिया के राजा ने बात नहीं मानी थी और इसकी वजह से इस तरीके से लेटी हुई जर्मेनिया दिखाई गई थी। और आगे जो है वो क्राउन और एक छड़ी दिखाई हुई है कि एरिस्टोक्रेसी के सामने जर्मेनिया जो है वो हार गई है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब जर्मेनिया के ऊपर भी आपको मल्टीपल सिंबल्स नजर आएंगे। उन मल्टीपल सिंबल्स का मतलब क्या है, एक एक करके हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ब्रोकन चेन दिखाई देंगी। ब्रोकन चेन इस चीज को सिग्निफाई करती है कि जर्मेनिया जो है वो बिल्कुल फ्री है। उसके साथ साथ आपको प्लेट नजर आएगी, एक उनके छाती पे ये आपको प्लेट नजर आ रही है। इस प्लेट का मतलब है कि जर्मेनिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जर्मनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आपको इनके सर पे क्राउन ऑफ ओक लीव्स दिखाया जाएगा, वो जो है हीरोइज्म को डिनोट करता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है जिसमें स्वॉर्ड दिखाई हुई है, ये बताने के लिए कि जर्मेनिया जो है वो किसी से भी लड़ सकती है, वो स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। सो इसके साथ साथ आपको जर्मेनिया के स्वॉर्ड के साइड में ऑलिव ब्रांचेस दिखेंगी। ऑलिव ब्रांचेस इस चीज को डिनोट करती है कि जर्मेनिया पहली बात तो स्वॉर्ड चलाएगी नहीं, और अगर उसे मारना भी है तो सबसे पहले वो हाथ जोड़ के या फिर प्यार से समझौता करने की कोशिश करेगी। अगर कोई नहीं मानता है तो वो स्वॉर्ड भी चला सकती है। सो इसके बाद आपको फ्लैग नजर आएंगे। फ्लैग में आपको 3 कलर दिखेंगे, ब्लैक, गोल्डन और रेड। ये लिबरल लोगों का झंडा था जब उनने पहली बार बनाया था। और इसके साथ साथ आपको जर्मेनिया के साइड में बहुत सारी सूरज की किरणें भी नजर आएंगी। ये जो सूरज की किरणें हैं ये डिनोट करती हैं कि जर्मेनिया जहां कहीं भी जाएगी एक नया दौर, एक नया समय लेकर आएगी। सो अब 20th सेंचुरी आते आते लोगों ने नेशनलिज्म या नेशनल सेंटिमेंट्स को एक वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था।
पहले जो लोग नेशनलिज्म के नाम पे डेमोक्रेसी की बात करते थे, आज वही लोग या तो अपनी पावर बढ़ाने की बात करते हैं और पावर बढ़ाने के साथ साथ एक्सपैंड करने की बात करते हैं, चीज़ों को कॉन्कर करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही टॉक्सिक माहौल बन गया था नेशनलिज्म को लेकर। सो मैं ऐसे ही आगे एक एरिया की बात करते हैं यूरोप के, जिसका नाम था बाल्कन एरिया। अब बाल्कन एरिया में बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। एथनिसिटी इतनी सारी थी कि इसे हम एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर इस तरीके से कंट्री नहीं बोल सकते, एक तरीके से रीजन था ये, जहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग रहते थे। यहाँ पे पहले ऑटोमन एम्पायर राज करता था, वही एम्पायर जो ग्रीस पे राज कर रहा था, मुस्लिम एम्पायर था। तो वो लोग ये चाहते थे कि बाल्कन जो है वो पूरी तरीके से ऑटोमन के अंडर आ जाए, लोग मुस्लिम लैंग्वेज फॉलो करें। यहाँ पे लोग बहुत ही अलग सेंटिमेंट्स के साथ थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ बात करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते थे, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप के अंदर फैल गई थी, तो वो बाल्कन एरिया के अंदर भी पहुंची। बाल्कन एरिया में क्योंकि अब अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग स्लैब्स थी, वहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे, तो हर कोई नेशनलिज्म चाहता था। नेशनलिज्म चाहने के चक्कर में लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते थे। अलग अलग स्लैब्स के जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते थे कि नेशनलिज्म के नाम पर हम अपने एरिया को बड़ा करेंगे, हम अपनी मदरलैंड को और बड़ा करेंगे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने चालू हो गए यहाँ पर बाल्कन के अंदर, और बाल्कन के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो रहे थे, लेकिन बाहर से जो लोग देख रहे थे, जो भी ग्रेट पावर्स थी, जैसे वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब भी बाल्कन पे कब्जा जमाना चाहते थे कि नेशनलिज्म के नाम पर हम अपने एरिया को एक्सपैंड करेंगे, हम बाल्कन को अपने अंडर ले लेंगे ताकि हम अपनी मदर कंट्री का और लेवल बढ़ा सकें और उसका एरिया बढ़ा सकें। तो इस तरीके से दो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक बाहर के लोग जो कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहे थे वो। तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई। अब ये भी एक कारण बन गया जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो नेशनलिज्म के नाम पर इंपीरियलिज्म पे आ गए थे। अब इंपीरियलिज्म होता क्या? अब जब भी एक कंट्री अपना एरिया बढ़ाती है और दूसरे कंट्री को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देती है नेशनलिज्म के नाम पर, उसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर इंपीरियलिज्म था। वहाँ पे लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीज़ों, पॉलिटिकल चीज़ों पर भी बात कर रहे थे, उसे भी अपने अधीन ले रहे थे। जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो हो गया इंपीरियलिज्म। और दूसरी तरफ देखें तो हम कोलोनिज्म भी था। कोलोनिज्म यानी जितना भी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें थी उनको भी कंट्रोल कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें थी इंडिया के अंदर। और ऐसे छोटी छोटी जगहों पर इंपीरियलिज्म आया, लोगों के अंदर एक एंटी इंपीरियलिज्म सेंटिमेंट जगा, जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ों को अलग अलग किया और इंपीरियलिज्म से फाइट की और अपना अपना नेशनलिज्म कहीं ना कहीं जगाया और पर्टिकुलर उस जगह से हट गए। और पर्टिकुलर कंट्री जो उनके ऊपर इंपीरियलिज्म इम्पोज कर रही थी उससे कहीं ना कहीं आज़ाद हुए अपने अपने तरीकों से। तो ये था भाई पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया आप एक काम कीजिए, आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ देखिए, चारों पार्ट्स को। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की टाइमलाइन चाहिए, किस टाइम पर क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्योंकि आई नो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक टाइमलाइन पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट्स में डाल दूंगा पिन करके। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो भी। सो बस यही है आज के लिए। वीडियो को अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।